अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में और बहुत ही आसान एग्जाम्पल के साथ ये सिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या जिसको ऊप भी कहते हैं वो बेसिकली है क्या, और फिर उसके फंडामेंटल्स यानी वो किन चीज़ों पे बेस करती है। और आई एम श्योर कि अगर आप ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से देख लेते हैं तो ना सिर्फ ये कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बल्कि आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम ना सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि उसका बेसिकली यूज कहाँ पे हो रहा है और क्यों हो रहा है। सबसे पहला सवाल ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या। और अगर मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करूं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्लासेस को ऑब्जेक्ट बना के यूज करना। अब क्लासेस क्या हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। क्लास इनफैक्ट किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट होता है, यानी उसका पेपर वर्क। मतलब ये कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज होंगी, उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी, ये सब कुछ। अब हम एक क्लास क्रिएट करके देखते हैं और उसके लिए हम सबसे पहले एक पेज ऐड करते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं index.php। और इसके अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं और जिस तरह की एक बहुत ही फेमस एग्जांपल दी जाती है कार की, तो कार नाम की एक क्लास बना लेते हैं। सबसे पहले तो PHP का कोड, और इसके अंदर हम कीवर्ड यूज करेंगे क्लास, और उसके बाद फिर हमें देना है क्लास का नाम। क्लास का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल C के साथ कार लिखेंगे, और उसके बाद फिर दो कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, जैसा कि मेक, मॉडल, कलर, ईयर। अब ये जो वेरिएबल्स हैं इनको प्रॉपर्टीज कहते हैं, यानी क्लास की प्रॉपर्टीज। और दूसरी बात ये है कि क्लास के अंदर जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें साथ में ये मेंशन करना पड़ता है कि ये पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, या जो भी। तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे पब्लिक। ये प्राइवेट भी हो सकता है और ये प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। इनकी डिटेल मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज भी हो सकती हैं, जैसा कि ये कार स्टार्ट हो सकती है, मूव हो सकती है, स्टॉप हो सकती है, और भी बहुत सी फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं। तो मतलब ये कि इसके कुछ फंक्शंस हैं। अब फंक्शन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो सेम उसी तरह से हम लिखेंगे पब्लिक, ये प्राइवेट भी हो सकता है, और उसके बाद फिर कीवर्ड फंक्शन, और उसके बाद फिर फंक्शन का नाम, लाइक स्टार्ट इंजन, फिर दो राउंड ब्रैकेट्स। अगर कोई पैरामीटर पास हो रहा है तो हम वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, और उसके बाद फिर दो कर्ली ब्रैकेट्स, और ये इस फंक्शन की बॉडी। यहाँ अभी हम कोई एको स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं, इंजन स्टार्टेड। और इसी तरह से हम दो और फंक्शंस बना लेते हैं, मूव, और यहाँ पे लिख देते हैं कार मूव्ड, और स्टॉप इंजन, और इंजन स्टॉप्ड। ओके, अब इन फंक्शंस में हम ये वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं। और क्लास के अंदर जब आप उसकी कोई प्रॉपर्टी या उसका कोई वेरिएबल यूज करते हैं तो उसका तरीका ये है कि आपने उस वेरिएबल का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं ये मेक वेरिएबल यूज करना चाह रहा हूँ, मेक प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेक। अब आमतौर पे जब हम कोई वेरिएबल यूज करते हैं तो उसके साथ में डॉलर साइन होता है, लेकिन जब हम किसी क्लास की कोई प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो उसके साथ इस क्लास का नाम देंगे, या जो ऑब्जेक्ट हमने उसका बनाया उसका नाम देंगे। ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं और वो क्या होते हैं वो मैं आगे चल के बात करता हूँ, लेकिन अभी के लिए क्योंकि मैं विद इन दिस क्लास ये वेरिएबल यूज करना चाह रहा हूँ तो मैं एक कीवर्ड यूज करूंगा दिस, और ये डॉलर साइन के साथ होगा, और उसके बाद फिर एरो साइन यानी डैश एंड ग्रेटर देन का साइन, और उसके बाद फिर वो वेरिएबल जो मैं यूज करना चाह रहा हूँ। ओके, अब मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे ले आता हूँ और इस स्ट्रिंग के साथ कनकैट कर देता हूं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि अगर फर्ज करें मेक में इस वक्त टोयोटा है तो हमें इको स्टेटमेंट शो करेगी टोयोटा इंजन स्टार्टेड, और अगर इसमें होंडा है तो होंडा इंजन स्टार्टेड। अब वेरिएबल को यूज करने का एक और तरीका भी है कि आप इसको कंकैटिनेट ना करें बल्कि इस वेरिएबल को यहां से उठाएं और आपकी जो स्ट्रिंग है इसमें दो कर्ली ब्रैकेट्स यूज करें और उसके दरमियान में ये वेरिएबल दे दें, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। तो अभी भी एको स्टेटमेंट
सेम वही मैसेज देगी। अगर फर्ज करें मेक में इस वक्त टोयोटा है तो एको स्टेटमेंट हमें शो करेगी टोयोटा इंजन स्टार्टेड। ओके, अब फर्ज करें इस फंक्शन को कोई वैल्यू पास हो रही है, तो यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल चाहिए उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं $ कार मेक। अब कार मेक को हम असाइन कर देते हैं क्लास की ये जो मेक प्रॉपर्टी है कार मेक। सो ये फंक्शन अब कुछ इस तरह से काम करेगा कि जो वैल्यू हम इसको पास करेंगे वो ये असाइन करेगा इस क्लास की मेक प्रॉपर्टी को, और उसके बाद हम उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके, अब इस क्लास के अंदर एक और फंक्शन है जिसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन किस तरह से बनाते हैं तो उसके लिए पब्लिक फंक्शन और फिर डबल अंडरस्कोर और उसके बाद फिर कंस्ट्रक्ट। ओके, कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो खुद से कॉल हो जाता है जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर आपको इस फंक्शन की जरूरत है तो आप इसको डिफाइन करें, और आप कोई क्लास कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बगैर भी डिफाइन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम आमतौर पे तब बनाते हैं जब हमें कोई वैल्यूज इनिशियलाइज करवानी होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि हमारे ये जो वेरिएबल्स हैं या जो क्लास प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ही हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बने इनके अंदर कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाएं। तो मैं क्या करूंगा, दिस, उसके बाद फिर एरो साइन, उसके बाद फिर मेक इज इक्वल टू लेट्स से टोयोटा, और इसी तरह से मॉडल कैमरी, कलर वाइट, ईयर 2024। अब फर्ज करें मैं इस फंक्शन को कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा हूं और इस स्टेटमेंट को भी खत्म कर देते हैं। सो जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, और मेक के अंदर जो वैल्यू आएगी वो है टोयोटा। और उसके बाद जैसे ही हम ये फंक्शन कॉल करेंगे स्टार्ट इंजन, तो ये स्टेटमेंट हमें शो करेगी टोयोटा इंजन स्टार्टेड। सो अभी तक हमने ये देखा है कि हम किस तरह से क्लास को डिफाइन कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके मेथड्स और कंस्ट्रक्टर, जो खुद भी एक मेथड होता है इस क्लास का, लेकिन ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लासेस को आगे चल के हम डिटेल में देखेंगे, और अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स की तरफ। ये जो हमने क्लास डिफाइन की है ये जस्ट एक पेपर वर्क है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, क्लास किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट होते हैं। इस सब को आप आसान अल्फाज में इस तरह से समझ सकते हैं कि अभी तक हमने एक कार का डिजाइन बनाया है, यानी उस कार में क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी क्या फंक्शनैलिटीज होंगी। लेकिन ये एक फिजिकल कार नहीं है, आप इसको ड्राइव नहीं कर सकते, और ड्राइव करने के लिए आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यानी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप इस क्लास की प्रॉपर्टीज को कुछ वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, उनसे वो वैल्यूज गेट कर सकते हैं और इस क्लास के फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम कोई वेरिएबल लेंगे, लेट्स से माई कार इज इक्वल टू इस क्लास का नाम, लेकिन इससे पहले एक कीवर्ड यूज होगा न्यू, और एंड पे सेमीकोलन। अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमने इस डिजाइन के मुताबिक एक न्यू कार बनाई है और उसका नाम है माई कार। सो इस तरह से हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस क्लास की प्रॉपर्टीज और इस क्लास के फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि अब मुझे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर इस प्रॉपर्टी को गेट करना है तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा $ माई कार, और उसके बाद फिर एरो साइन, और उसके बाद फिर मॉडल। और इसी तरह अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो मैं लिखूंगा $ माई कार एरो साइन स्टार्ट इंजन। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करें कि क्लास के अंदर जब हमने किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना था तो हमने दिस कीवर्ड यूज किया था, लेकिन जब हम क्लास के बाहर किसी प्रॉपर्टी या किसी मेथड को एक्सेस करते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। और प्रॉपर्टी में अगर मुझे कोई वैल्यू असाइन करनी है तो मैं इस तरह से लिखूंगा करोला, और अगर मुझे इसकी कोई वैल्यू गेट करनी है तो फिर मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा कोई भी वेरिएबल, लेट्स से x इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम एरो साइन और फिर प्रॉपर्टी। सो व्यूअर्स, अभी तक हमने ये देखा कि किस तरह से हम क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं और फिर किस तरह से हम उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेस है, मतलब अगर क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम आगे चल के कुछ और क्लासेस क्रिएट करेंगे और इन डेप्थ देखेंगे क्लासेस को और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसके बाकी फंडामेंटल्स। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इनकैप्सुलेशन बेसिकली है क्या।
और फिर हम ये भी देखेंगे कि इसका यूज कहाँ पे है और किस तरह से होता है। इनकैप्सुलेशन होता है किसी भी क्लास की प्रॉपर्टीज और उसके मेथड्स को कंट्रोल्ड वे में यूज करना। तो इनकैप्सुलेशन को समझने के लिए हम अलग से एक क्लास बनाते हैं। लेट्स से हम एक एम्प्लॉय क्लास बनाते हैं और उसके लिए हम पहले एक employee.php पेज बना लेते हैं और इसमें फिर PHP का कोड और इसमें हम एम्प्लॉय क्लास बनाते हैं। अब इस क्लास में हम कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेते हैं। जैसा कि एम्प्लॉय का आईडी होगा तो हम यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक $ID और इसी तरह से नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट। अब अगर हमें इन वेरिएबल या ये जो प्रॉपर्टीज हैं इस क्लास की, इनमें कुछ वैल्यूज सेट करवानी है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेट्स से ऑब्जेक्ट का नाम है एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। मतलब हमने एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका नाम हमने रख दिया एम्प्लॉय। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, आप खाली EMP भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सेम होना चाहिए। अब अगर मुझे इन वेरिएबल्स में या ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें कुछ वैल्यूज सेट करवानी है तो मैं कुछ इस तरह से लिखूँ $एम्प्लॉय, उसके बाद फिर एरो साइन और उसके बाद फिर जो भी वो प्रॉपर्टी है, लेट्स से ID इज इक्वल टू लेट्स से 1 कर देते हैं। और इसी तरह से बाकी प्रॉपर्टीज में भी वैल्यू सेट करवा देते हैं। सो नेम जेसन स्मिथ, ईमेल jason.smith@di.com, डेजिग्नेशन मैनेजर और डिपार्टमेंट HR। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज पब्लिक भी हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं और प्रोटेक्टेड भी हो सकती हैं। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टीज पब्लिक हैं तो मैं ऑब्जेक्ट बना के इस क्लास के बाहर इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब अगर मैं इन प्रॉपर्टीज को प्राइवेट कर देता हूँ सो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ID, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट इनके नीचे रेड अंडरलाइन है। और अगर हम कर्सर यहाँ पे लेके जाते हैं तो ये हमें बता रहा है अनडिफाइंड प्रॉपर्टी। और उसकी वजह ये है कि अब ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये प्राइवेट हो गई हैं। सो क्लास के बाहर हम इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकते। सो अब अगर मुझे इन प्रॉपर्टीज में कुछ वैल्यूज असाइन करनी है तो जाहिर है मुझे कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसा मेथड चाहिए कि जिसके थ्रू मैं इन प्रॉपर्टीज में वो वैल्यूज सेट करवा सकूं। सो मैं क्लास के अंदर एक मेथड डिफाइन करता हूं और उसको मैं पब्लिक यूज करूंगा फंक्शन और फिर फंक्शन का नाम लेट्स से सेट ID। इस फंक्शन को हम कोई वैल्यू पास करेंगे तो जाहिर है हमें यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए जो वैल्यू रिटेन करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ ID, उसके बाद फंक्शन की बॉडी। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $this, उसके बाद एरो साइन और फिर ID इज इक्वल टू $ID। अब ये ID इसकी प्रॉपर्टी है क्लास की और इसको एक्सेस करने के लिए क्योंकि विद इन क्लास है तो मैं दिस कीवर्ड यूज कर रहा हूँ और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ इस ID के जो हमें यहाँ पे पास हो रहा है। अगर आपको इससे कोई कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लेट्स से इसको X कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $X। अब क्योंकि ये एक पब्लिक फंक्शन है तो मैं इसको क्लास के बाहर एक्सेस कर सकता हूँ। हम इस कोड को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय, उसके बाद फिर उसका फंक्शन सेट ID और इसमें मैं एक वैल्यू पास कर देता हूँ लेट्स से 1। सो एम्प्लॉय क्लास में सेट ID फंक्शन कॉल करने से उसको हमने जो वैल्यू पास की है वो वैल्यू इस क्लास की ID जो प्रॉपर्टी है उसमें सेट हो जाएगी। अब इसी तरह से हम बाकी प्रॉपर्टीज के लिए भी कुछ फंक्शंस डिफाइन कर लेते हैं। सो ये हमारा सेट नेम का फंक्शन है, इसको एक वैल्यू पास हो रही है जिसे वेरिएबल n में मैं स्टोर कर रहा हूँ और फिर n को मैं असाइन कर देता हूँ नेम प्रॉपर्टी को। इसी तरह से ईमेल, वो वैल्यू मैं वेरिएबल ई में ले रहा हूँ और उसको असाइन कर रहा हूँ ईमेल को। इसी तरह से डेजिग्नेशन और फिर डिपार्टमेंट। अब कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैंने ये X, N, E, D और T ये वेरिएबल यूज की हैं। रियल में तो हमें कोई प्रॉपर वेरिएबल यूज करने चाहिए। लेट्स से इसको ID और फिर यहाँ पे भी ID और इसी तरह से नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट। और सेम वे हम बाकी प्रॉपर्टीज में भी वैल्यूज असाइन कर देते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं
उनमें मैंने कुछ वैल्यूज असाइन की हैं और उसके लिए मैंने कुछ फंक्शंस यूज किए हैं। फंक्शंस या मेथड्स एक ही बात है, क्लास में जो फंक्शंस होते हैं उसको मेथड्स कहते हैं। ओके, अब इसी तरह से अगर मुझे ये वैल्यूज गेट करनी है, मतलब इस क्लास की प्रॉपर्टीज में कुछ वैल्यूज हैं और मुझे वो गेट करनी है, तो सेम वे मैं फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक फंक्शन, और उसको मैं नाम दे दूंगा गेट आईडी। अब मुझे क्योंकि वैल्यू गेट करनी है, मुझे इसको कोई वैल्यू पास नहीं करनी, तो मैं कोई भी पैरामीटर में कोई वेरिएबल नहीं दूंगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न, उसके बाद फिर $, दिस एरो साइन, और उसके बाद फिर आईडी। सो दिस वे मैं इस क्लास की जो आईडी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू गेट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एको एम्प्लॉय एरो साइन और उसके बाद फिर गेट आईडी, तो इस वक्त आईडी में हमने क्योंकि 1 सेट करवाया तो ये 1 डिस्प्ले कर देगा। और इसी तरह से बाकी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज गेट करने के लिए भी मैं गेट फंक्शंस बना सकता हूँ। सो गेट नेम हमें नेम रिटर्न करेगा, गेट ईमेल ईमेल रिटर्न करेगा, इसी तरह से गेट डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन, गेट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट में जो वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। सो हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। सो यहाँ पे हमने एको स्टेटमेंट्स यूज किए हैं, गेट नेम, गेट ईमेल, गेट डेजिग्नेशन और गेट डिपार्टमेंट के लिए। अब मैं इस सारे कोड को यहाँ से कट करता हूँ और जो हमारा इंडेक्स पेज है वहाँ पे PHP टैग्स के अंदर ये सारा कोड पेस्ट कर देता हूँ। अब हम इसको सेव करते हैं, सेव ऑल। लेकिन इंडेक्स पेज को हमें ये बताना पड़ेगा कि न्यू एम्प्लॉय कहाँ पे है, तो उसके लिए हम इंक्लूड और इसके अंदर employee.php। सो इंक्लूड स्टेटमेंट से employee.php जो हमारा पेज है वो इसको इंपोर्ट करेगा और उसके अंदर हमारी ये एम्प्लॉय क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर फिर कुछ वैल्यूज हमने असाइन की हैं और उसके बाद फिर उनको प्रिंट करवाते हैं। और अपने ब्राउज़र में यहाँ पे हम localhost/di, सो ये हमारी वो वैल्यूज जो हमने सेट करवाई थी वो उसने प्रिंट कर दी हैं। 1 जेसन स्मिथ, उसके बाद फिर jason.smith@di.com, डेजिग्नेशन मैनेजर और डिपार्टमेंट HR। अब हम अपनी एको स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर लेते हैं और इसमें एको में सबसे पहले आईडी प्रिंट होगा, उसके बाद कॉलन साइन, उसके बाद आईडी में जो भी वैल्यू होगी और BR मतलब न्यू लाइन के लिए। इसी तरह से नेम, उसके बाद फिर नेम में जो वैल्यू है वो आएगी और न्यू लाइन, और उसके बाद फिर ईमेल, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट। इसे सेव करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। सो ये हमारी सारी वैल्यूज जो है इसने डिस्प्ले कर दी हैं। अब ये जो हमारी एम्प्लॉय क्लास है और इसमें ये जो सेट के मेथड्स हैं, सेट आईडी, सेट नेम और बाकी सब, इन्हें सेटर्स भी कहते हैं और इन्हें सेटर मेथड्स भी कहते हैं। और इसी तरह ये जो गेट के मेथड्स हैं, जिस तरह गेट आईडी, गेट नेम और बाकी सब, इन्हें गेटर्स भी कहते हैं और गेटर मेथड्स भी कहते हैं। अब सेटर और गेटर मेथड्स जो हैं ये पब्लिक होते हैं क्योंकि हमारी क्लास की प्रॉपर्टीज जो हैं वो प्राइवेट है। अब उन्हें क्लास के बाहर तो हम एक्सेस नहीं कर सकते। सो हमें कोई ना कोई इंटरफेस चाहिए जो पब्लिक हो, जिसको हम क्लास के बाहर यूज कर सकते हो। इस वजह से सेटर्स और गेटर्स पब्लिक होते हैं। और एक और बात ये कि सेटर्स और गेटर्स जो हैं इनको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इन मेथड्स का मकसद क्लास की प्रॉपर्टीज में वैल्यूज सेट करवाना और क्लास की प्रॉपर्टी से वैल्यूज गेट करना होता है। और एक और बात ये कि गेटर्स और सेटर्स जो हैं वो हर प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं, जिस तरह के अभी हमने ये सारे बनाए हैं। और कोई एक मेथड गेटर और एक सेटर भी हो सकता है, यानी वो एक ही मेथड सारी वैल्यूज सेट भी करवाएगा और एक ही मेथड सारी वैल्यूज को गेट भी करेगा। जिस तरह के मैं ये सारे फंक्शंस खत्म करके इसकी जगह पे ये एक ही फंक्शन यूज कर सकता हूँ, सेट प्रॉपर्टीज, और इसमें मैं आईडी, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट ये सारी वैल्यूज पास करूंगा। वो सारी वैल्यूज हम इस क्लास की प्रॉपर्टीज को असाइन कर देंगे। सो अब इन प्रॉपर्टीज में वैल्यूज सेट करवाने के लिए हम सेट प्रॉपर्टीज का मेथड कॉल करेंगे। ये सारे फंक्शंस खत्म करके सेट प्रॉपर्टीज, और इसी तरह से सारे गेटर्स खत्म करके एक ही गेट प्रॉपर्टीज का मेथड, और इसमें हम सारी प्रॉपर्टीज एक अरे के अंदर रिटर्न करवा सकते हैं। और यहाँ पे भी ये सारी एको स्टेटमेंट्स हम ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे हम गेट प्रॉपर्टीज मेथड कॉल करेंगे।
और गेट प्रॉपर्टीज मेथड कॉल करने से हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी उनको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। लेट्स से $emp प्रॉपर्टीज। और अरे में से वैल्यूज प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पे एको स्टेटमेंट यूज करेंगे और इसमें हम लिखेंगे emp प्रॉपर्टीज और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके अंदर आईडी गेट करना है तो आईडी दे देंगे, नेम गेट करना है तो नेम, इसी तरह ईमेल, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट। सो आईडी और इसी तरह से बाकी प्रॉपर्टीज, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट। सो इसको सेव करते हैं और टेस्ट करते हैं। सो सारे रिजल्ट्स डिस्प्ले हो गए और उसी तरह से इसको ब्यूटीफाई कर लेते हैं, सेव, और अब इसको टेस्ट करते हैं। ID1 जेसन स्मिथ, ईमेल jason.smith@di.com, डेजिग्नेशन मैनेजर और डिपार्टमेंट HR। सो व्यूअर्स, ये तो जस्ट कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हम इनकैप्सुलेशन अप्लाई कर सकते हैं। और अब ये देख लेते हैं कि रियल सिनेरियोज में इसका यूज कहाँ पे हो रहा है और किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्ज करें मैं इस क्लास के थ्रू डेटाबेस में कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना चाहता हूं और उसके लिए मैं यहाँ पे ईमेल के बाद एक न्यू प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूं, पासवर्ड। सेकंड, मैं इस फंक्शन को रीनेम कर रहा हूं इंसर्ट एम्प्लॉय और इसमें मैं सिर्फ नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट पास करूंगा। अब जाहिर है मैं आईडी पास नहीं कर रहा हूं तो हम आईडी ये वाला असाइन भी नहीं कर सकते और इसके लिए मैं एक फंक्शन यूज करूंगा यूनिक आईडी। यूनिक आईडी का फंक्शन हमें हमेशा एक यूनिक आईडी देता है। गेट प्रॉपर्टीज का फंक्शन हम यहां से खत्म कर देते हैं और पासवर्ड प्रॉपर्टी के लिए हम एक न्यू फंक्शन क्रिएट करते हैं और वो हमें एक रैंडम पासवर्ड क्रिएट करके देगा। तो उसके लिए पब्लिक फंक्शन जनरेट पासवर्ड और इसमें हम ये कोड लिख देते हैं। अब इस कोड की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन सिंपली इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये फंक्शन 8 बाइट्स का रैंडम डेटा लेगा और उसको फिर बेस 64 में इनकोड करके हमें रिटर्न कर देगा और यही फंक्शन हम यूज कर सकते हैं पासवर्ड प्रॉपर्टी के लिए। सो दिस एरो साइन पासवर्ड इज इक्वल टू $दिस एरो साइन और फिर जनरेट पासवर्ड। अब जिस तरह के आप देख सकते हैं कि हमारी सारी प्रॉपर्टीज में वैल्यूज सेट हो गई हैं। कुछ वैल्यूज हमने इस फंक्शन को बाहर से पास की हैं और कुछ वैल्यूज हमने इस फंक्शन के अंदर जनरेट की हैं। अब जिस तरह हमारी प्रॉपर्टीज प्राइवेट हो सकती हैं, इसी तरह से हमारे फंक्शंस भी प्राइवेट हो सकते हैं। सेकंड ये कि जनरेट पासवर्ड का जो फंक्शन है इसको मैं विद इन दिस क्लास यूज करने वाला हूं, सो मैं इसको प्राइवेट कर देता हूं। अब इसी तरह से मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूं, चेक सेशन। सो उसके लिए प्राइवेट फंक्शन चेक सेशन। अब इस फंक्शन का काम ये है कि ये देखेगा कि जो यूजर ये डेटा इंसर्ट कर रहा है, यानी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो इंसर्ट कर रहा है, उसका सेशन एक्टिव है या नहीं, मतलब उसने लॉगिन किया हुआ है या नहीं, और अगर लॉगिन किया हुआ है तो उसका सेशन एक्सपायर तो नहीं हो गया। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सारा कोड तो नहीं लिखूंगा क्योंकि ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस फंक्शन विल चेक सेशन फॉर द करंट यूजर, जिसने लॉगिन किया होगा, और उसके बाद ये फंक्शन हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी के लिए मैं इसमें रिटर्न ट्रू लिख रहा हूँ। अब हम इंसर्ट एम्प्लॉय के फंक्शन में एक इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ $दिस एरो साइन चेक सेशन इज इक्वल टू फॉल्स, और इसमें हम एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवा के फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब इसी तरह से हम एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं यूजर रोल चेक करने के लिए, मतलब जो यूजर ये डेटा इंसर्ट करने जा रहा है क्या उसके पास डेटा इंसर्ट करने का एक्सेस भी है या नहीं। सो प्राइवेट फंक्शन चेक यूजर एक्सेस, और इस फंक्शन में वो कोड होगा जो चेक करेगा यूजर का एक्सेस, मतलब उसके पास डेटा इंसर्ट करने का राइट है या नहीं, और उसके बाद फिर अगर उसके पास एक्सेस है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इस केस में मैं अभी रिटर्न ट्रू कर रहा हूं। और इसी तरह यहाँ पे हम एक और इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे $दिस एरो साइन चेक यूजर एक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स। तो फिर और उसी तरह से एक एरर मैसेज दैट यू डोंट हैव एक्सेस टू इंसर्ट डेटा, और उसके बाद फिर रिटर्न फॉल्स।
अब ये जो हमारी ईमेल प्रॉपर्टी है, हमें इसे भी देखना है डेटाबेस में इंसर्ट करने से पहले कि ये यूनिक होना चाहिए। मतलब अगर पहले से वो ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता है तो फिर इसको एक एरर मैसेज देना चाहिए। इसके लिए हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, प्राइवेट फंक्शन इफ ईमेल एग्जिस्ट। यहाँ पे हम अपना ईमेल चेक करने का कोड लिखेंगे और वो बेसिकली CRUD ऑपरेशंस में से है। मतलब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे और देखेंगे डेटाबेस में वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं। और क्योंकि CRUD ऑपरेशंस जो हैं वो इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पे जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ। दिस फंक्शन विल चेक इफ ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर कोई ईमेल पहले से एग्जिस्ट करता है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ये ईमेल पहले से एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। और सेम वे यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट में चेक करेंगे, दिस एरो साइन इफ ईमेल एग्जिस्ट इज इक्वल टू ट्रू, देन एक एरर मैसेज, दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट प्लीज टाइप अनदर, और उसके बाद फिर रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज यहाँ पे हम रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। अगेन वही बात कि CRUD ऑपरेशंस जो हैं वो इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, और उसके लिए मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से हम डेटाबेस से रिकॉर्ड्स रीड कर सकते हैं और किस तरह से हम डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। दिस कोड विल इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इनटू डेटाबेस, और उसके बाद फिर हम एक और फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं वेलकम ईमेल सेंड करने के लिए। प्राइवेट फंक्शन सेंड वेलकम ईमेल। ये फंक्शन एक वेलकम ईमेल सेंड करेगा न्यू एम्प्लॉय को, और उसी में उसका यूजर नेम जो कि हमारा ईमेल प्रॉपर्टी है, ये यूजर नेम भी है। अक्सर हम लॉगिन करने के लिए ईमेल यूज करते हैं यूजर नेम के तौर पे। वो न्यू ईमेल और साथ में जो पासवर्ड जनरेट हुआ है ये न्यू एम्प्लॉय को सेंड हो जाएगा और वो इसे यूज कर पाएगा लॉगिन करने के लिए। और अगर इस फंक्शन में कोई एरर नहीं आएगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को, $, दिस एरो साइन सेंड वेलकम ईमेल। आप चाहें तो इस फंक्शन को भी एक इफ स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। एनीवे उससे पहले हमारा रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका होगा, और उसके बाद फिर हम एक इको स्टेटमेंट यूज करते हैं, न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, और एंड पे रिटर्न ट्रू करवा देते हैं। अब हम इसे सेव कर लेते हैं और इंडेक्स पेज पे हम इंसर्ट एम्प्लॉय फंक्शन को कॉल करेंगे। ये सारा कोड हम खत्म कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉय जो हमारा ऑब्जेक्ट है, देन एरो साइन और उसके बाद फिर इंसर्ट एम्प्लॉय, और इसमें हम नेम पास करेंगे। स्ट्रिंग है तो डबल या सिंगल कोट्स में, लाइक डेविड विलियम्स, देन ईमेल david.williams@di.com, देन डेजिग्नेशन ऑपरेशंस मैनेजर और डिपार्टमेंट ऑपरेशंस। सेव इट। ओके, अब अगर आप गौर करें तो सिर्फ एक फंक्शन कॉल करने से इंसर्ट एम्प्लॉय, और उसको हमने नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट ये 4 वैल्यूज पास की हैं। ये एम्प्लॉय क्लास में इंसर्ट एम्प्लॉय का जो फंक्शन है इसे कॉल करेगा और इसको ये 4 वैल्यूज पास करेगा। उसके बाद इस फंक्शन में ये आईडी खुद से जनरेट करेगा, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट। ये वैल्यूज इन प्रॉपर्टीज को असाइन हो जाएंगी। पासवर्ड ये खुद से जनरेट करेगा, जनरेट पासवर्ड के फंक्शन से, और उसके बाद फिर इफ स्टेटमेंट में ये चेक सेशन एक प्राइवेट फंक्शन उसको कॉल करेगा। और उसके बाद जो यूजर ये डाटा एंट्री कर रहा है अगर उसने लॉगिन नहीं किया हुआ तो उसे ये एरर मैसेज नजर आएगा। अदरवाइज नेक्स्ट ये चेक एक्सेस, यूजर एक्सेस, इसको चेक करेगा, और अगर उस यूजर के पास डाटा इंसर्ट करने की एक्सेस नहीं है तो ये एरर मैसेज। अदरवाइज नेक्स्ट इफ ईमेल एग्जिस्ट, ये चेक करेगा पहले से कोई ईमेल एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर वो ईमेल एग्जिस्ट करता है तो फिर एरर मैसेज। अदरवाइज वो ये कोड एग्जीक्यूट करेगा जो डेटाबेस में रिकॉर्ड एंटर करेगा, और उसके बाद फिर एक और फंक्शन कॉल होगा, सेंड वेलकम ईमेल, और ये फंक्शन न्यू एम्प्लॉय को वेलकम मैसेज सेंड करेगा और साथ में एक यूजर नेम और पासवर्ड। और अगर आप देखें तो सारी प्रॉपर्टीज प्राइवेट है और सिर्फ एक फंक्शन इंसर्ट एम्प्लॉय, उसके अलावा बाकी सारे फंक्शंस जो हैं वो भी प्राइवेट है, मतलब इनकैप्सुलेटेड है। ये एक बेहतरीन एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन की। अब हम क्लास के बाहर सिर्फ एक पब्लिक फंक्शन इंसर्ट एम्प्लॉय यूज कर सकते हैं, और सिर्फ इसी को कॉल करने से हमारी प्रॉपर्टीज में वैल्यूज भी सेट हो रही हैं और बाकी सारे इंटरनल फंक्शंस जो हैं
वो भी कॉल हो रहे हैं। सो ये है इनकैप्सुलेशन और एक रियल सिनेरियो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में किस तरह से काम हो रहा है। और अब हम इसे रन करके देखते हैं। अगर इसमें कोई भी एरर नहीं होगा तो ये हमें मैसेज शो करेगा न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। सो हम इसे रिफ्रेश करते हैं। सो न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। एंड लेट्स से अगर चेक सेशन, चेक यूजर एक्सेस या इफ ईमेल एग्जिस्ट इनमें कोई एरर आता है, लेट्स से यूजर के पास एक्सेस नहीं है डेटा इंसर्ट करने की, तो ये फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सो उस केस में हमें यहाँ पे मैसेज नजर आएगा एक्सेस डिनाइड, यू डोंट हैव एक्सेस टू इंसर्ट डेटा। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको इनकैप्सुलेशन की समझ भी आ गई होगी और आप इसको अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। और यकीनन आप ये भी समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इनकैप्सुलेशन किस तरह से यूज हो रही है। अब सवाल ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फायदा क्या है, मतलब क्यों हम क्लासेस बना के और फिर उसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज और फिर उसमें पब्लिक और प्राइवेट फंक्शंस क्रिएट करके अपने कोड को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जबकि वही सारा काम हम इन क्लासेस के बगैर भी कर सकते हैं। तो यकीनन हम कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे ज़्यादा फायदा है रीयूजेबिलिटी, मतलब हम अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं। अब अगर हम इसी क्लास की मिसाल ले लें, इसमें मैंने अभी बहुत सा कोड नहीं लिखा क्योंकि वो हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं था, लेकिन अगर मैं कंप्लीट कोड लिखूंगा तो वो हंड्रेड्स या थाउजेंड्स लाइंस का कोड हो जाएगा। अब फर्ज करें ये सारा कोड मैं उठा के इस क्लास से बाहर ले जाता हूँ और इसे यूज करता हूँ, और फर्ज करें अगर मुझे 10 जगह पे ये फंक्शनैलिटी चाहिए होगी तो मुझे 10 जगह पे वो सारा कोड लिखना पड़ेगा, और बाद में अगर मुझे कुछ चेंज करना पड़ता है तो मुझे 10 जगह पे वो कोड चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये क्लास क्रिएट करने के बाद मुझे अगर 10 जगह पे ये फंक्शनैलिटी चाहिए इंसर्ट एम्प्लॉय, तो मैं सिंपली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इस फंक्शन को कॉल करूंगा, और बाद में अगर मुझे कोड में कुछ चेंज भी करना पड़ता है तो मैं सिर्फ इस क्लास में वो चेंज करूंगा और 10 जगह पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के और भी बहुत से फायदे हैं, जिस तरह के मॉड्युलैरिटी है, हम छोटी छोटी क्लासेस बना के कोड को डिवाइड कर सकते हैं, इसको मेंटेन करना आसान है, और भी बहुत कुछ। ओके, नेक्स्ट फंडामेंटल है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन को अगर आपको मैं बहुत ही आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूं तो किसी फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देना एब्स्ट्रैक्शन होता है। और इसके लिए एक बहुत ही आम मिसाल ली जाती है, जिस तरह के टीवी और रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल पे ऑन ऑफ के बटन होते हैं, इसके अलावा वॉल्यूम अप एंड डाउन और चैनल नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन्स होते हैं। तो अगर आप वॉल्यूम अप का बटन प्रेस करते हैं तो उससे वॉल्यूम अप हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम अप प्रेस करने के बाद उसके पीछे क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, किस तरह से रिमोट से सिग्नल ट्रांसमिट होता है और फिर टीवी उसको रिसीव करता है और फिर एक पूरा प्रोसेस है और उसके बाद फिर वॉल्यूम अप होता है। सो आपको उस कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट एक बटन प्रेस करके वॉल्यूम अप और डाउन कर सकते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर या वेब डेवलपमेंट में अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखें तो अगर आप गौर करें तो हम पहले से ही इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। यानी हमारी ये जो एम्प्लॉय क्लास है, इसमें एक इंसर्ट एम्प्लॉय का फंक्शन है, इसको हम अपने इंडेक्स पेज पे कॉल कर रहे हैं, उसको कुछ वैल्यूज पास कर रहे हैं, और फिर ये फंक्शन आगे कई और फंक्शंस को कॉल कर रहा है। और अगर दरमियान में कोई एरर आता है तो ये हमें एरर मैसेज शो करता है, अदरवाइज ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता है। सो ये एब्स्ट्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पे हम साथ में इनकैप्सुलेशन भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिस तरह के हमारी कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं और हमारे कुछ प्राइवेट फंक्शंस हैं। सो इस केस में हमारे पास इनकैप्सुलेशन भी है और एब्स्ट्रैक्शन भी है। अब हम इनकैप्सुलेशन को खत्म कर देते हैं और सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन पे फोकस करते हैं और एक रियल एग्जांपल लेते हैं डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करने की। अगर मैं एक रियल टाइम सिनेरियो की बात करूं, या इस तरह से कह ले कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में किस तरह से काम हो रहा है और किस तरह से हम एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ओके, आमतौर पर हमारे पास जो क्लास होती है जिसमें हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको हम एक अलग क्लास में डिफाइन करते हैं, और जो हमारे डेटाबेस से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, मतलब इंसर्ट रिकॉर्ड, डिलीट और अपडेट रिकॉर्ड, ये सारे फंक्शन डेटाबेस से डील करने के लिए ये रिपोजिटरी क्लास में होते हैं। ओके, अब मैं इनकैप्सुलेशन खत्म कर रहा हूं और सारी प्रॉपर्टीज को पब्लिक कर रहा हूं। सेकंड, मैं यहाँ पे एक और पेज बना लेता हूँ, एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट PHP टैग, और इसमें मैं ये इंसर्ट एम्प्लॉय का फंक्शन यहाँ से कट कर रहा हूँ और इसको
रिपोजिटरी क्लास में लेके जा रहा हूँ। क्लास एम्प्लॉय रिपोजिटरी और इसमें इंसर्ट एम्प्लॉय का ये फंक्शन। रिपोजिटरी क्लास आमतौर पे सेम नाम से बनाई जाती है, सिर्फ एंड पे हम रिपोजिटरी ऐड कर देते हैं। अब एम्प्लॉय क्लास में हमारी सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं जो पब्लिक हैं, और रिपोजिटरी क्लास में सबसे पहले तो हम एम्प्लॉय क्लास को इंक्लूड करेंगे या रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर वंस, और इसमें एम्प्लॉय डॉट php। उसके बाद इंसर्ट एम्प्लॉय के फंक्शन को हम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। सो उससे इसकी प्रॉपर्टीज में जो भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे गेट हो जाएंगी। सो एम्प्लॉय और फिर ऑब्जेक्ट का नाम $एम्प्लॉय। अब नेम और ईमेल और इसी तरह से डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन, ये वैल्यूज हम पास करेंगे। आईडी ये यहाँ पे खुद से जनरेट करेगा और उसी तरह से पासवर्ड जनरेट पासवर्ड के मेथड से जनरेट करेगा। लेकिन यहाँ पे हम दिस की बजाय ये जो हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है ये यूज करेंगे, क्योंकि अभी ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये इस क्लास के अंदर नहीं है बल्कि ये एम्प्लॉय क्लास में है। सो एम्प्लॉय एरोसाइन आईडी और इसी तरह से एम्प्लॉय एरोसाइन पासवर्ड। आप चाहें तो ये वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। सेकंड, मैं यहाँ से सेंड ईमेल का जो फंक्शन है इसको ख़त्म कर रहा हूँ और इसके लिए मैं अलग से एक ईमेल क्लास बना रहा हूँ। उसके लिए पहले email डॉट php और इसमें हमने एक क्लास बनाई ईमेल और इसमें सेंड वेलकम ईमेल। आमतौर पे ईमेल के लिए अलग से एक क्लास बनाई जाती है और उसमें बहुत से फंक्शंस होते हैं। जिस तरह सेंड वेलकम ईमेल है, इसी तरह से फॉरगॉट पासवर्ड पे जब ईमेल सेंड की जाती है वो फंक्शन भी इसी क्लास में डिफाइन होगा, और इसी तरह से अगर कोई नोटिफिकेशन सेंड करना है तो उससे रिलेटेड फंक्शन भी इसी क्लास में होगा। सो इस क्लास में बहुत से फंक्शंस हो सकते हैं और इस क्लास का काम ही इस तरह के फंक्शंस को डील करना है। इसे सेव करते हैं और रिपोजिटरी क्लास में यहाँ पे हम ईमेल क्लास को इंपोर्ट करेंगे, email डॉट php पेज को, रिक्वायर वंस email डॉट php, और यहाँ पे पहले हम ईमेल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद सेंड वेलकम ईमेल फंक्शन को कॉल करेंगे। और चेक यूजर एक्सेस को हमने फॉल्स किया था, उसको फिर से ट्रू कर देते हैं। और अब हम आ जाते हैं अपने इंडेक्स पेज पे। यहाँ पे हम इस लाइन को ख़त्म कर देते हैं, इंक्लूड को रिक्वायर वंस कर देते हैं। रिक्वायर वंस करने से ये होता है कि हम इस पेज पे भी एम्प्लॉय डॉट php को रिक्वायर कर रहे हैं और यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो ये उसको एक ही बार रिक्वायर करेगा। इसी तरह से हम रिपोजिटरी क्लास को भी रिक्वायर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एम्प्लॉय क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज में वैल्यू सेट करवा देते हैं। आईडी और पासवर्ड जो है इसमें हम कोई वैल्यू सेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो यहाँ हम रिपोजिटरी क्लास में असाइन कर रहे हैं, लेकिन बाकी वैल्यूज हम यहाँ पे सेट करवा देते हैं। सो एम्प्लॉय नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट। अब हमारे इस ऑब्जेक्ट में कुछ वैल्यूज हमने सेट करवा दी हैं और यही वैल्यूज हम रिपोजिटरी क्लास के इंसर्ट एम्प्लॉय फंक्शन को पास कर देंगे। सो उसके लिए हम रिपोजिटरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके बाद रिपोजिटरी क्लास के इंसर्ट एम्प्लॉय फंक्शन को कॉल करते हैं और इसमें हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट दे देते हैं। इसको सेव करते हैं। ओके, अब अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखें, हमने एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको कुछ वैल्यूज असाइन कर दी। उसके बाद फिर हमने रिपोजिटरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका इंसर्ट एम्प्लॉय फंक्शन कॉल किया और उसको एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट जो है वो पास कर दिया। एम्प्लॉय रिपोजिटरी क्लास में एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में पहले से कुछ वैल्यूज थी, आईडी और पासवर्ड हमने यहाँ पे इसको असाइन कर दिया। उसके बाद हमने सेशन चेक किया और उसके बाद फिर यूजर का एक्सेस चेक किया, और थर्ड हमने चेक किया कि पहले से कोई ईमेल एग्जिस्ट तो नहीं करता जो हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, ईमेल क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, वेलकम ईमेल सेंड होगी न्यू एम्प्लॉय को, और उसके बाद फिर न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब इस एक फंक्शन में इंसर्ट एम्प्लॉय बहुत से दूसरे फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। ईमेल क्लास का ऑब्जेक्ट भी बन रहा है और उसका सेंड वेलकम ईमेल फंक्शन भी कॉल हो रहा है। मतलब इंसर्ट एम्प्लॉय एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, लेकिन जो भी डेवलपर इंसर्ट एम्प्लॉय फंक्शन को यूज कर रहा है उसे इस फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी से कोई गर्ज नहीं है। उसको जस्ट रिपोजिटरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके बाद फिर इंसर्ट एम्प्लॉय को कॉल करना है। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो अगर इस पूरे प्रोसेस में कोई भी इशू नहीं होगा, कोई एरर नहीं आएगा, तो ये हमें मैसेज देगा न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। सो इसे टेस्ट करते हैं।
न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। बल्कि यहाँ पे वो वैल्यूज़ भी डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं जो हम डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं। फॉर टेस्टिंग पर्पस दीज वैल्यूज़ विल बी डिस्प्लेड हियर। सो ये वैल्यूज़ डिस्प्ले करवा देते हैं, सेव, और अब इसको टेस्ट करते हैं। सो ये वैल्यूज़ हमारी डेटाबेस में इंसर्ट होंगी। सो व्यूअर्स, ये एक कंप्लीट एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन की। और दूसरा, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्राइवेट फंक्शंस भी हैं, मतलब किसी हद तक यहाँ पे इनकैप्सुलेशन भी इन्वॉल्व्ड है। सो इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन ये दोनों साथ साथ चलते हैं। सो व्यूअर्स, ये एक कंप्लीट एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन की कि किस तरह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस जिस तरह के नाम से जाहिर है विरासत, और इसमें ये होता है कि अगर किसी क्लास के पास अपनी कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है या कोई मेथड्स नहीं है तो वो अपनी पेरेंट्स क्लास से वो मेथड्स और वो प्रॉपर्टीज गेट कर सकती है। सो पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास किस तरह से डिफाइन होती है और किस तरह से हम चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स जो है वो यूज कर सकते हैं, और एक रियल सिनेरियो के किस तरह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब फर्ज करें हमारे पास डेटाबेस में 3 टेबल्स हैं। एक एम्प्लॉय टेबल जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास मौजूद है, और फर्ज करें इसी तरह से हमारा एक प्रोडक्ट्स का टेबल है तो उसके लिए हम एक प्रोडक्ट क्लास डिफाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पे एक न्यू पेज बना लेते हैं product.php, और इसमें एक प्रोडक्ट क्लास और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस और क्वांटिटी। और इसी तरह से हमारे पास एक कस्टमर्स टेबल है तो उसके लिए भी एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं। सो फर्स्ट customer.php एक पेज, और इसके अंदर क्लास कस्टमर, और फिर इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज जिस तरह आईडी, कस्टमर नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। अब हमारे पास डेटाबेस में जो टेबल्स होते हैं, स्पेशली वो वाले टेबल्स जिनमें यूजर की इनपुट होती है, लाइक वो रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, उनमें कुछ एडिशनल फील्ड्स होते हैं, और ये आमतौर पे हर उस टेबल में होते हैं जिनमें यूजर की इनपुट होती है। यहाँ पे हमारे पास एक डेटाबेस है DI, और इसमें कुछ टेबल्स हैं। अब अगर इन टेबल्स का डिजाइन मैं आपको दिखाऊं तो सेम वही एम्प्लॉय के फील्ड्स, आईडी, एम्प्लॉय नेम, ईमेल, पासवर्ड, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट, लेकिन साथ में कुछ एडिशनल फील्ड्स हैं। इंसर्टेड बाय, इंसर्टेड एट, अपडेटेड बाय, अपडेटेड एट, डिलीटेड, डिलीटेड बाय और डिलीटेड एट। ये फील्ड्स बेसिकली ट्रैकिंग पर्पस के लिए होते हैं, लाइक कौन सा रिकॉर्ड किसने इंसर्ट किया। इंसर्टेड बाय में उसका आईडी आएगा जब कोई यूजर एंट्री करता है, और इंसर्टेड एट उसमें डेट और टाइम आएगा, यानी किस डेट और टाइम पे वो एंट्री की गई थी। इसी तरह से जब कोई रिकॉर्ड अपडेट होता है तो अपडेटेड बाय में उसका आईडी आ जाता है और अपडेटेड एट में डेट और टाइम। इसी तरह से एक फील्ड है डिलीटेड, इसकी डेटा टाइप बिट है यानी ट्रू फॉल्स। जब कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स होती है यानी नॉट डिलीटेड। और फिर जैसे ही कोई रिकॉर्ड डिलीट किया जाता है तो वो बेसिकली डिलीट स्टेटमेंट से हम डिलीट नहीं करते, उसको फिजिकली रिमूव नहीं करते उस रिकॉर्ड को, बल्कि उसका डिलीटेड ट्रू कर देते हैं, यानी ये रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। और जब सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं तो वहां पे हम वेयर में यूज करते हैं वेयर डिलीटेड इज इक्वल टू फॉल्स, यानी वो रिकॉर्ड्स जो डिलीट नहीं हुए। और फिर डिलीटेड बाय में किसने वो रिकॉर्ड डिलीट किया उसका आईडी, और डिलीटेड एट डेट और टाइम, किस डेट और टाइम पे वो रिकॉर्ड डिलीट किया गया। अब इसी तरह से अगर हम कस्टमर्स टेबल्स का डिजाइन चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमें कस्टमर आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और उसके बाद फिर वो एडिशनल फील्ड्स जो हमारे ट्रैकिंग पर्पस के लिए हैं। और सेम वे प्रोडक्ट्स टेबल में भी प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी और उसके बाद फिर वही एडिशनल फील्ड्स जो बाकी टेबल्स में थे। अब हमारे पास एम्प्लॉयज टेबल में कुछ सैंपल डाटा है, वो भी देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं आईडी, एम्प्लॉय नेम, ईमेल, पासवर्ड, डेजिग्नेशन। पासवर्ड वैसे तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए है, मैंने इसको नॉर्मल टेक्स्ट रखा हुआ है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि इंसर्टेड बाय यानी किसने ये रिकॉर्ड एंटर किया और किस डेट और टाइम पे किया। इसी तरह से 2 रिकॉर्ड्स अपडेट हुए हैं और वो किसने किए, उनका आईडी और किस डेट और टाइम पे किए गए वो रिकॉर्ड्स। और इसमें एक रिकॉर्ड डिलीटेड है, उसका डिलीटेड ट्रू है,
और एम्प्लॉय आईडी 4 ने इसको डिलीट किया था और इस डेट और टाइम पे। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं या जो बिगनर्स हैं उनको मैं ये बता दूं कि ये फील्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और स्पेशली हर उस टेबल में ये ज़रूर होने चाहिए जिसमें यूज़र की इनपुट होती है, ताकि बाद में आप ट्रैक कर सकें कि कौन सा रिकॉर्ड किसने इंसर्ट किया, किसने डिलीट किया और किसने अपडेट किया। अब जाहिर है अगर हमें इन टेबल से डाटा गेट करना है या इन टेबल्स में डाटा इंसर्ट करना है तो हमें ये सेम प्रॉपर्टीज अपनी क्लास में भी चाहिए होंगी। सो इनको डिफाइन करते हैं। सो हमारी तीनों क्लासेस में ये प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेते हैं। इंसर्टेड बाय, इंसर्टेड एट, अपडेटेड बाय, अपडेटेड एट, डिलीटेड, डिलीटेड बाय और डिलीटेड एट। सेम प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट क्लास में भी और इसी तरह से सेम प्रॉपर्टीज एम्प्लॉय क्लास में भी। ओके, अब एम्प्लॉय क्लास में मैं नेम प्रॉपर्टी को रीनेम कर रहा हूँ एम्प्लॉय नेम से, क्योंकि प्रोडक्ट क्लास में हमारे पास प्रोडक्ट नेम प्रॉपर्टी है, कस्टमर क्लास में हमारे पास कस्टमर नेम है। सो एम्प्लॉय क्लास में हम इसको एम्प्लॉय नेम कर देते हैं सिमिलैरिटी के लिए। आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सो अगर मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया है, एक तो इसको सेव ऑल करते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर मैंने इसको चेंज किया है तो index.php पे रेड अंडरलाइन, क्योंकि नेम प्रॉपर्टी अब नहीं है, सो एम्प्लॉय नेम है प्रॉपर्टी ये वाली, यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे। और इसी तरह से रिपोजिटरी क्लास में यहाँ पे भी नेम प्रॉपर्टी की जगह पे एम्प्लॉय नेम। अब एम्प्लॉय क्लास में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा हैं जिनमें हमने कोई वैल्यू अभी सेट नहीं करवाई। सो इनमें भी कोई वैल्यू सेट करवाते हैं और फिर उनको डिस्प्ले करते हैं, लेकिन ये वैल्यूज आमतौर पे फंक्शन को पास नहीं की जाती। इंसर्टेड बाय, अपडेटेड बाय और डिलीटेड बाय, इनमें हम यूजर का आईडी स्टोर करते हैं, वो यूजर जिसने लॉगिन किया हुआ है, और वो वैल्यू आमतौर पे सेशन वेरिएबल में होती है। सो ये वाली वैल्यू हम index.php से पास नहीं करेंगे, बल्कि रिपोजिटरी के अंदर इंसर्ट एम्प्लॉय फंक्शन के अंदर जहां पे हम आईडी और पासवर्ड सेट करवा रहे हैं वहां पे ही एम्प्लॉय एरो साइन इंसर्टेड बाय $_ सेशन, और इसमें लेट्स से हमारे पास सेशन में अगर यूजर आईडी है और वहां से हम वैल्यू गेट करेंगे। लेकिन इस केस में तो हम क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट ही नहीं कर रहे और वैसे भी सेशन हमारे इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, तो मैं यहाँ पे बजाय सेशन का वेरिएबल यूज करने के हार्ड कोड कर रहा हूँ इसको। लेट्स से एम्प्लॉय आईडी 4 है जिसने लॉगिन किया हुआ है और सेशन में भी जाहिर है 4 वैल्यू होगी, सो मैं यहाँ पे 4 टाइप कर रहा हूँ। और इसी तरह से एम्प्लॉय एरो साइन इंसर्टेड एट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम डेट फंक्शन यूज करेंगे जो हमें करंट डेट और टाइम दे देगा, और इसमें हम फॉर्मेट दे देते हैं ईयर, मंथ, डे और मिनट्स और सेकंड्स। और एक और प्रॉपर्टी डिलीटेड जो होगी 0 यानी फॉल्स। अब इसके अलावा बाकी प्रॉपर्टीज जो है उनमें भी हम वैल्यू सेट करवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने उनकी टाइप जो है वो अगर डेटाबेस में देखते हैं तो हमने अलाउ नल किया हुआ है, यानी वहां पे अगर हम कोई वैल्यू नहीं भी पास करेंगे तो नल स्टोर हो जाएगा। सो अब इन्हीं 3 वैल्यूज को हम प्रिंट भी करवा देते हैं यहाँ पे, इंसर्टेड बाय, इंसर्टेड एट और डिलीटेड। अब हम इसे सेव करते हैं और index.php पे इंसर्ट एम्प्लॉय फंक्शन कॉल हो रहा है, और अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं तो सेम वही पुरानी वाली वैल्यूज प्लस इंसर्टेड बाय 4 हमने सेट किया था उसमें, इंसर्टेड एट डेट एंड टाइम, और उसके बाद डिलीटेड 0 यानी डिलीटेड फील्ड में 0 स्टोर हो जाएगा, मतलब फॉल्स। सो इसी तरह से यहाँ पे हम बाकी प्रॉपर्टीज को भी अगर चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम गौर करें तो हमारे पास एम्प्लॉय, प्रोडक्ट और कस्टमर तीनों क्लासेस में कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन है। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही क्लास हो, जिस तरह के ये एम्प्लॉय क्लास है, तो फिर हमें इस क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सारी इसी में डिफाइन करनी पड़ेंगी। लेकिन जब हमारे पास एक से ज्यादा क्लासेस होती हैं और उनमें कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन होती हैं, तो हम अलग से एक क्लास बना लेते हैं और कॉमन प्रॉपर्टीज उसमें शिफ्ट कर देते हैं। आमतौर पे हम उस क्लास को बेस या बेस एंटिटी कहते हैं। सो बेस एंटिटी क्लास बनाने के लिए हमसे पहले एक बेस एंटिटी डॉट php पेज बना लेते हैं, और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं क्लास बेस एंटिटी, और जो हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं लाइक इंसर्टेड, इंसर्टेड बाय और ये सब, इनको हम यहाँ से कट करते हैं, बेस एंटिटी में इनको पेस्ट करते हैं। प्रोडक्ट क्लास से भी ये वाली प्रॉपर्टीज हम खत्म कर देते हैं, और इसी तरह से कस्टमर क्लास से भी ये प्रॉपर्टीज खत्म कर देते हैं।
अब एक और प्रॉपर्टी आईडी, ये भी इन तीनों क्लासेस में कॉमन है। सो आईडी को भी यहां से कट करते हैं और बेस एंटिटी में इसे भी शिफ्ट कर देते हैं और प्रोडक्ट और एम्प्लॉय क्लास से भी आईडी को ख़त्म कर देते हैं। सेव ऑल करते हैं। अब हमारे पास एम्प्लॉय क्लास में प्रोडक्ट और कस्टमर, इन तीनों क्लासेस में जो कॉमन प्रॉपर्टीज थी वो हमने बेस एंटिटी में शिफ्ट कर दी हैं। और अब अगर हम अपनी रिपोजिटरी क्लास को देखते हैं तो यहाँ पे वो आईडी इंसर्टेड बाय, इंसर्टेड एड और डिलीटेड के नीचे एक रेड अंडरलाइन शो कर रहा है। और सेम वे जहाँ पे हम ये वैल्यूज प्रिंट करवा रहे हैं, आईडी इंसर्टेड बाय, इंसर्टेड एड और डिलीटेड। अब इसी तरह से अगर हमने बाकी की प्रॉपर्टीज भी यूज की होती, जिस तरह के अपडेटेड बाय, अपडेटेड एट, डिलीटेड बाय और डिलीटेड एट, तो वो उनके नीचे भी रेड अंडरलाइन शो करता, जिस तरह के ये अभी शो कर रहा है। और अगर हम कर्सर किसी प्रॉपर्टी पे लेके जाते हैं तो ये कह रहा है अनडिफाइंड प्रॉपर्टी, यानी उसको वो प्रॉपर्टी नहीं मिल रही एम्प्लॉय क्लास में। सो अब हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉय क्लास में सबसे पहले तो बेस एंटिटी डॉट PHP इस पेज को इंक्लूड करते हैं या रिक्वायर वंस कर लेते हैं, बेस एंटिटी डॉट PHP। और उसके बाद एम्प्लॉय क्लास में क्लास नेम के बाद हम एक कीवर्ड यूज करेंगे एक्सटेंड्स, और इसको हम एक्सटेंड करेंगे बेस एंटिटी से। सो एक्सटेंड करने से हमारी जो एम्प्लॉय क्लास है ये चाइल्ड क्लास हो जाएगी, और जिस क्लास के साथ हम एक्सटेंड कर रहे हैं बेस एंटिटी, ये हमारी पेरेंट क्लास हो जाएगी। और जैसे ही मैंने इसको एक्सटेंड किया, रिपोजिटरी क्लास में आप देख सकते हैं वो रेड अंडरलाइंस जो है खत्म हो गई हैं। मतलब अभी एम्प्लॉय क्लास को ये सारी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, ऑल्दो वो सारी प्रॉपर्टीज इस एम्प्लॉय क्लास में एग्जिस्ट नहीं करती, वो बेस एंटिटी में। अब इसी तरह से अगर मैं प्रोडक्ट क्लास पे रिक्वायर वंस बेस एंटिटी डॉट PHP और इसको भी एक्सटेंड कर दूं बेस एंटिटी से, और इसी तरह से कस्टमर क्लास में रिक्वायर वंस बेस एंटिटी डॉट PHP और इसको भी एक्सटेंड कर देता हूं बेस एंटिटी से। सेव ऑल करते हैं। ओके, अब हम इंडेक्स डॉट PHP पे प्रोडक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लेट्स से $प्रोडक्ट इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। और अब अगर मैं यहाँ पे लेट्स से लिखता हूँ $x कोई वेरिएबल इज इक्वल टू $प्रोडक्ट एरो साइन, तो उसके बाद मुझे आईडी भी एक्सेस हो रहा है, इंसर्टेड एट, इंसर्टेड बाय, अपडेटेड एट, अपडेटेड बाय, डिलीटेड, डिलीटेड एट और डिलीटेड बाय। मतलब मैं कोई भी वो प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता हूं जो इस क्लास में नहीं है। लाइक मैं प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू डिलीटेड एड प्रॉपर्टी जो प्रोडक्ट क्लास में नहीं है लेकिन एक्सटेंड करने से उसकी पेरेंट क्लास बेस एंटिटी में एग्जिस्ट करती है, उसको एक्सेस कर पा रहा हूं। सो ये है इनहेरिटेंस। अब इसी तरह से फर्ज करें बेस एंटिटी में हमारा कोई फंक्शन है लाइक पब्लिक फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम है इफ आईडी एग्जिस्ट। आमतौर पे ये फंक्शन आईडी चेक करने के लिए होता है, यानी वो पहले से अगर एग्जिस्ट करता है या नहीं, और ये कॉमन फंक्शन होता है। तो इस तरह के फंक्शंस जो हैं वो हम बेस क्लास में या पेरेंट क्लास में डिफाइन करते हैं। सो अगर आपको भी इसी तरह किसी फंक्शन की जरूरत है तो आप उसको पेरेंट क्लास में डिफाइन कर सकते हैं। और इंडेक्स डॉट PHP पे अगर हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के थ्रू चाहे तो इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हालांकि ये फंक्शन एम्प्लॉय क्लास में नहीं है, पेरेंट क्लास में है। अभी हम इस फंक्शन को खत्म कर देते हैं, सेव ऑल करते हैं और इसको एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। इंसर्ट एम्प्लॉय फंक्शन कॉल होगा रिपोजिटरी क्लास में और ये सारी वैल्यूज सेट होंगी, और उसके बाद फिर ये सारी वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। लेकिन यहाँ पे हम अपडेटेड बाय, अपडेटेड एड, डिलीटेड बाय और डिलीटेड एड डिस्प्ले नहीं करवा रहे, तो बाकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। सो इसको टेस्ट करते हैं। सो अभी कोई भी एरर नहीं है और सारी प्रॉपर्टीज डिस्प्ले हो गई हैं। सो व्यूअर्स, ये था इनहेरिटेंस और एक रियल सिनेरियो के कहाँ पे हमें इनहेरिटेंस की ज़रूरत होती है
या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इनहेरिटेंस बेसिकली कहाँ पे यूज हो रही है। ये सिर्फ उसका एक यूज है, इसके बहुत से यूज हैं। ये जस्ट एक आइडिया था कि किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लास्ट फंडामेंटल, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास एक इंटरफेस होता है और उस इंटरफेस के थ्रू हम डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बना के रिपोजिटरीज को पास करते हैं और फिर उन रिपोजिटरीज में से रेलिवेंट फंक्शन को कॉल करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हम बहुत ही आसानी से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम एक इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस बेसिकली क्लासेस का ब्लूप्रिंट होता है। तो उसके लिए पहले हम एक न्यू पेज ले लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं एंटिटी इंटरफेस डॉट PHP, और इसमें हम लिखेंगे इंटरफेस एंटिटी इंटरफेस, और इसमें हम किसी फंक्शन का सिग्नेचर दे देते हैं, पब्लिक फंक्शन इंसर्ट डेटा। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इस फंक्शन की बॉडी नहीं है, ये सिर्फ एक फंक्शन का सिग्नेचर है। और इसका मतलब ये है कि जो भी क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी उसमें इंसर्ट डेटा का एक फंक्शन होगा। अब हम index.php पे रिपोजिटरी क्लास का ऑब्जेक्ट और जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं इसको खत्म कर देते हैं, और रिपोजिटरी क्लास में इंसर्ट एम्प्लॉय का जो फंक्शन है इसको हम चेंज करके इंसर्ट डेटा कर देते हैं, और इसमें अपडेटेड एट, अपडेटेड बाय और ये सारी प्रॉपर्टीज इनको भी खत्म कर देते हैं। अब जिस तरह से एम्प्लॉय रिपोजिटरी क्लास में इंसर्ट डेटा का एक फंक्शन है, हम एक रिपोजिटरी क्लास प्रोडक्ट के लिए और एक रिपोजिटरी क्लास कस्टमर्स के लिए भी डिजाइन करते हैं, और उनमें भी सेम इंसर्ट डेटा का एक फंक्शन होगा जो प्रोडक्ट और कस्टमर का डेटा इंसर्ट करने के लिए होगा। एक न्यू पेज बनाते हैं, कस्टमर रिपोजिटरी डॉट PHP, और यहाँ पे हम एक क्लास बना लेते हैं कस्टमर रिपोजिटरी, और इसमें एक पब्लिक फंक्शन इंसर्ट डेटा, और इसको हम कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। कस्टमर ऑब्जेक्ट में हम कस्टमर नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस पास करेंगे, और रिपोजिटरी में हम कस्टमर क्लास में आईडी प्रॉपर्टी में यूनिक आईडी का फंक्शन दे देते हैं। और जिस तरह से एम्प्लॉय क्लास में हम इंसर्टेड बाय, इंसर्टेड एट और डिलीटेड प्रॉपर्टीज को वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, सेम वे हम यहाँ पे भी कस्टमर ऑब्जेक्ट में इंसर्टेड बाय, इंसर्टेड एट और डिलीटेड प्रॉपर्टीज असाइन कर देंगे। और इसके बाद ये तीनों फंक्शंस चेक सेशन, चेक यूजर एक्सेस और इफ ईमेल एग्जिस्ट, ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इन फंक्शंस की डेफिनेशन वो भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे अगर यूजर ने लॉगिन किया हुआ है और उसके पास डेटा इंसर्ट करने की एक्सेस भी है और कस्टमर का ईमेल पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर यहाँ पे डेटा इंसर्ट करने का कोड आ जाएगा जो कि CRUD ऑपरेशंस में से है, और जिस तरह के मैंने पहले भी बताया CRUD ऑपरेशंस इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे हमारी इंसर्ट स्टेटमेंट होगी जो डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करेगी, और टेस्टिंग पर्पस के लिए जो वैल्यूज हम इंसर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देते हैं। इको स्टेटमेंट्स जिसमें हम कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और इंसर्टेड बाय, इंसर्टेड एट और डिलीटेड को प्रिंट करवा देंगे। इसके बाद अगर कस्टमर को एक वेलकम ईमेल सेंड करनी है तो सेम वही कोड, ईमेल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, सेंड वेलकम ईमेल का फंक्शन कॉल होगा, और फिर एको स्टेटमेंट न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली और रिटर्न ट्रू हो जाएगा। और यहाँ टॉप पे हम रिक्वायर करेंगे कस्टमर डॉट PHP और email डॉट PHP, और इसी तरह से एक न्यू फाइल प्रोडक्ट रिपोजिटरी के लिए, प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट PHP, और इसमें क्लास प्रोडक्ट रिपोजिटरी, और इसमें पब्लिक फंक्शन इंसर्ट डेटा, और इसको हम प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट में हम प्रोडक्ट नेम, प्राइस और क्वांटिटी ये वैल्यूज पास करेंगे, और रिपोजिटरी क्लास में आईडी, इंसर्टेड बाय, इंसर्टेड एट और डिलीटेड ये प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे इंसर्ट डेटा फंक्शन में सेट करेंगे। इसके बाद दो इफ स्टेटमेंट्स यूजर का सेशन चेक करने के लिए और उसका एक्सेस चेक करने के लिए कि वो रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता है या नहीं, और उसी तरह से यहाँ पे इन फंक्शंस की डेफिनेशन। और यहाँ पे जो थर्ड इफ स्टेटमेंट है,
इफ ईमेल एग्जिस्ट। सो प्रोडक्ट के केस में ये इफ स्टेटमेंट यूज नहीं होगी क्योंकि जाहिर है प्रोडक्ट का कोई ईमेल एड्रेस नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे हमारी इंसर्ट स्टेटमेंट आ जाएगी और टेस्टिंग पर्पस के लिए हम जो वैल्यूज असाइन कर रहे हैं उन्हें यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं। सो इको स्टेटमेंट्स, और इसके बाद प्रोडक्ट का रिकॉर्ड एंटर करने के बाद कोई ईमेल सेंड करने की जरूरत नहीं है। सो जस्ट इको स्टेटमेंट्स और फिर रिटर्न ट्रू। सो न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली और फिर रिटर्न ट्रू हो जाएगा। और यहाँ टॉप पे हम रिक्वायर करेंगे product.php। सेव ऑल कर लेते हैं। ओके, अब अगर हम देखें तो हमारे पास तीनों रिपोजिटरीज में इंसर्ट डेटा का एक फंक्शन मौजूद है, यानी प्रोडक्ट रिपोजिटरी में भी इंसर्ट डेटा, एम्प्लॉय रिपोजिटरी में भी इंसर्ट डेटा और कस्टमर रिपोजिटरी में भी इंसर्ट डेटा। और दूसरा ये कि हम इसको ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं किसी क्लास का, यानी कस्टमर रिपोजिटरी में हम कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, एम्प्लॉय रिपोजिटरी में हम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं और प्रोडक्ट रिपोजिटरी में हम प्रोडक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। और अब हम आ जाते हैं अपने इंटरफेस में। तो यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट डेटा का एक फंक्शन का सिग्नेचर मौजूद है। सिग्नेचर मतलब इस फंक्शन की बॉडी यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया है कि जो भी क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी उसमें इंसर्ट डेटा का एक फंक्शन होगा। और सेकेंड हम यहाँ पे एक आर्गुमेंट दे देते हैं, लेट्स से एंटिटी, यानी उसको एक पैरामीटर भी पास किया जाएगा। अब हम अपनी एम्प्लॉय रिपोजिटरी क्लास में जाते हैं और क्लास नेम के बाद यहाँ पे हम उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो उसके लिए कीवर्ड यूज होता है इम्प्लीमेंट्स और फिर वो इंटरफेस जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, एंटिटी इंटरफेस। और यहाँ टॉप पे हम रिक्वायर करेंगे एंटिटी इंटरफेस डॉट php। और इसी तरह से हम कस्टमर रिपोजिटरी में इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे और टॉप पे रिक्वायर करेंगे एंटिटी इंटरफेस डॉट php। और इसी तरह से प्रोडक्ट रिपोजिटरी में भी हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं और टॉप पे इंटरफेस को रिक्वायर करते हैं एंटिटी इंटरफेस डॉट php। अब आप देखें तो जहां जहां पे भी मैंने इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है वहां पे एक रेड अंडरलाइन है इंसर्ट डेटा फंक्शन के नीचे, प्रोडक्ट रिपोजिटरी में भी, कस्टमर रिपोजिटरी में भी और एम्प्लॉय रिपोजिटरी में भी। और उसकी वजह यह है कि इंटरफेस में हमने ये बताया कि इंसर्ट डेटा को एक पैरामीटर पास होगा, लेकिन साथ में हमने ये नहीं बताया कि वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। और जाहिर है ये हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय क्लास का होगा तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी में वो एरर खत्म हो जाएगा, लेकिन कस्टमर रिपोजिटरी और प्रोडक्ट रिपोजिटरीज में वो एरर एग्जिस्ट करेगा। और अगर मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट कस्टमर क्लास का होगा तो फिर कस्टमर क्लास में से वो एरर खत्म हो जाएगा और एम्प्लॉय रिपोजिटरी और प्रोडक्ट रिपोजिटरी में वो एरर एग्जिस्ट करेगा। सो इंटरफेस में हम इसको सिर्फ इतना बताएंगे कि हम इंसर्ट डेटा को एक पैरामीटर पास करेंगे और हमारी जो रिपोजिटरीज हैं वहां पे हम ऑब्जेक्ट की टाइप खत्म कर देंगे। इसी तरह से कस्टमर रिपोजिटरी में यहां से भी इसको खत्म कर देते हैं और प्रोडक्ट रिपोजिटरी में भी इसे खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे छोटा सा एक इशू ये आएगा कि इंसर्ट डेटा फंक्शन को कॉल करते हुए हम प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, या हम कोई इंटीजर वैल्यू या कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी पास कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ इसको ये बताया है कि हम इसको एक पैरामीटर पास करेंगे, वो किस टाइप का होगा वो हमने यहाँ से खत्म कर दिया। सो अगर मैं प्रोडक्ट रिपोजिटरी के इंसर्ट डेटा फंक्शन को प्रोडक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो ये फंक्शन ठीक काम करेगा, और अगर मैं इसको एम्प्लॉय या कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा या फिर कोई इंटीजर या कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दूंगा तो यहाँ पे एरर आएगा। सो उस एरर को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, इफ नॉट प्रोडक्ट इंस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, देन एक इको स्टेटमेंट और उसमें हम मैसेज दे देते हैं इनवैलिड पैरामीटर और उसके बाद रिटर्न फॉल्स। सो अब क्या होगा कि जैसे ही इंसर्ट डेटा का फंक्शन कॉल होगा सबसे पहले ये चेक करेगा कि जो पैरामीटर पास किया गया है वो प्रोडक्ट क्लास का एक इंस्टेंस है। अगर वो प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये मैसेज देगा इनवैलिड पैरामीटर और उसके बाद फिर इस फंक्शन से एग्जिट हो जाएगा और आगे कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा।
सो सेम वे हम इस फंक्शन को कॉपी करके कस्टमर रिपोजिटरी के इंसर्ट डाटा फंक्शन में भी पेस्ट कर देते हैं, कस्टमर और इसी तरह से एम्प्लॉय क्लास में भी एम्प्लॉय। सेव ऑल करते हैं और अब हम आ जाते हैं अपने index.php पे। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और उसको कुछ वैल्यूज असाइन की हुई हैं। सेम पे हम कस्टमर क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कस्टमर इज इक्वल टू न्यू कस्टमर, और इसे भी कुछ वैल्यूज असाइन कर देते हैं। और इसी तरह से प्रोडक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसे भी कुछ वैल्यूज असाइन कर देते हैं। यहाँ टॉप पे रिक्वायर वंस customer.php और इसी तरह product.php। रिपोजिटरीज को भी रिक्वायर कर लेते हैं। अब यहां पे हम रिपोजिटरी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। कस्टमर रिपोजिटरी और इसी तरह से प्रोडक्ट रिपोजिटरी। इसके बाद हम एम्प्लॉय रिपोजिटरी में इंसर्ट डाटा का फंक्शन कॉल करते हैं और इसको एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। एक एको स्टेटमेंट न्यू लाइन के लिए, उसके बाद कस्टमर रिपोजिटरी का इंसर्ट डेटा फंक्शन कॉल करते हैं और इसको कस्टमर ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। इसके बाद फिर एक न्यू लाइन और उसके बाद फिर प्रोडक्ट रिपोजिटरी का इंसर्ट डेटा फंक्शन कॉल करते हैं और उसको प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। सेव ऑल करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। सो इसे रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो ये हमारे पास एम्प्लॉय रिपोजिटरी से इंसर्ट डाटा के फंक्शन के थ्रू ये वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे, न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, और उसके बाद फिर ये कस्टमर रिपोजिटरी और उसके बाद फिर प्रोडक्ट रिपोजिटरी। यहाँ पे लाइन ब्रेक बढ़ा देते हैं। ओके, सो व्यूअर्स, ये था पॉलीमॉर्फिज्म। और जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि हम सेम नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं इंसर्ट डाटा और उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पास कर रहे हैं और फिर उन ऑब्जेक्ट्स की बेस पे वो डिफरेंट टेबल्स में डेटा इंसर्ट करता है। और पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर उसके अंदर वो सारे फंक्शंस जो हमारी बाकी क्लासेस में होंगे उनके प्रोटोटाइप्स या उनके सिग्नेचर हम यहाँ पे दे देते हैं। मतलब वो फंक्शन, उनका नाम क्या होगा और उसको हम कितने पैरामीटर्स पास करेंगे, और फिर सेम नाम के फंक्शंस हम अपनी क्लासेस में डिफाइन करते हैं, जिस तरह हमने रिपोजिटरी क्लासेस में ये फंक्शन इंसर्ट डाटा डिफाइन किए हैं। इसके बाद फिर हम उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और वो फंक्शंस कॉल करते हैं। अब सवाल ये है कि ये सारा काम हम इंटरफेस के बगैर भी तो कर सकते हैं। मतलब हम अपनी एंटिटी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बना के उनको वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, फिर अपनी रिपोजिटरी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उनको एंटिटी क्लास के ऑब्जेक्ट्स पास करते हैं। सो यही काम हम इंटरफेस के बगैर भी कर सकते हैं, तो वो यकीनन हम कर सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा। पॉलीमॉर्फिज्म के लिए जरूरी है कि एक इंटरफेस क्रिएट किया जाएगा या फिर एक बेस एंटिटी क्लास बनाई जाएगी और उसके अंदर वो सारे फंक्शंस डिफाइन किए जाएंगे। बेस एंटिटी क्लास में और इंटरफेस में फर्क ये है कि यहाँ पे इंटरफेस में हम सिर्फ फंक्शन का सिग्नेचर देते हैं, जबकि बेस एंटिटी क्लास में हम पूरा फंक्शन डिफाइन करते हैं और फिर उसको एक्सटेंड करते हैं, जिस तरह कि हमने इनहेरिटेंस में देखा था। अब सवाल ये है कि हम इसको क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, इंटरफेस को इन्वॉल्व करते हैं और उसके थ्रू फिर हम फंक्शंस को कॉल करते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। जिस तरह के इसमें सिमिलैरिटी आती है हमारे कोड में, मतलब अगर हम इंटरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम डिफाइन कर देते हैं कि हमारी क्लासेस में इंसर्ट डाटा का फंक्शन होगा, तो सब क्लासेस में ये फंक्शन होगा और उसमें अगर कोई आर्गुमेंट पास हो रहा है तो सब फंक्शंस को एक आर्गुमेंट पास हो रहा होगा। और फर्ज करें अगर फ्यूचर में हमें कोई क्लास डिजाइन करनी है तो हम दूसरी क्लासेस को नहीं देखेंगे कि उनमें कौन कौन से फंक्शंस हैं, हम सिर्फ इंटरफेस को देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो हमने अपनी क्लास में डिफाइन करने हैं। फिर उनका नाम किस तरह का होगा और उनको किस तरह के पैरामीटर्स पास किए जाएंगे, वो सारे यहाँ पे डिफाइन किया होगा। हमें सिर्फ इस इंटरफेस को फॉलो करना होगा।
दूसरा ये है कि लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर में जब टीम वर्क होता है तो वहाँ पे स्पेशली इंटरफेसेस की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि बहुत से डेवलपर्स बहुत सी क्लासेस पे काम कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ इंटरफेस के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जो भी उनका कोड होता है या जो क्लासेस वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं। फिर इसका एक और बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि हम इसके मॉक ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, उसकी यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं। मॉक ऑब्जेक्ट्स और यूनिट टेस्टिंग वो जाहिर है इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है कि मॉक ऑब्जेक्ट्स और यूनिट टेस्टिंग उसके लिए ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है हमें इंटरफेसेस के थ्रू। सो इस तरह के और बहुत से फ़ायदे हैं जिनको आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। एनीवे, हमारा मकसद जो था वो पॉलीमॉर्फिज्म को समझना था कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक रियल सिनेरियो में। सो व्यूअर्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लास्ट फंडामेंटल था और उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसको बहुत ही आसान अल्फाज में और बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स के साथ इसको आपको सिखाऊं। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।